तो ये रहा प्रियम्बल आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में। एक नज़र आप इस पे दौड़ा लीजिए, फिर इनके कीवर्ड्स हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो गौर करने की बात है कि जो हमारा संविधान था, ठीक है, वो कब अडॉप्ट हुआ था। यह एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं, हाँ कुछ भी। ये 26 नवंबर 1949, ठीक है, ये डेट जो लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक एक दोस्तों, आज हम लोग प्रियम्बल यानी जो हमारी संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में जानेंगे, और प्रियम्बल में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो प्रियम्बल आया कहाँ से, तो हमारे दोस्तों जो प्रियम्बल है सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, ठीक है। बाद में बाकी देशों ने इसको अपने भी संविधान में शामिल करना शुरू किया। जो प्रियम्बल है ना, आपको समझना है तो क्या ये एक आईडी कार्ड है, ठीक है। जैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, एक आईडी कार्ड होता है ना उस इंस्टीट्यूट का, वैसे ही हमारे संविधान का एक आईडी कार्ड है। इसे किसने बोला था, ये पहले लिख देते हैं कि इसको क्या बोला गया था। दोस्तों, आज हम लोग प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। प्रियम्बल जिसको हिंदी में उद्देशिका कहते हैं, और जितने भी कीवर्ड्स प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना या उद्देशिका में मेंशन्ड हैं उसको डिटेल में समझेंगे। तो ये जो प्रियम्बल है सबसे पहले अमेरिका के संविधान में आया था, ठीक है। उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में इसको अपनाया गया। इसको एक हमारे जूरिस्ट उस टाइम के N.A. पालखीवाला, ठीक है, N.A. पालखीवाला, इन्होंने प्रियम्बल को क्या बोला कि ये हमारे संविधान का आईडी कार्ड है। जैसे आप किसी संस्था में अगर पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो आईडी कार्ड आपको मिलता है जो आपका पहचान होता है, एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड। तो वैसे ही जो ये प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहचान है। अगर आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप प्रियम्बल जान लेंगे तो भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे संविधान किस बारे में बात करता है, ठीक है। तो आइए पहले प्रियम्बल को समझते हैं, ठीक है, उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर उसके एक एक करके कीवर्ड्स को उठाएंगे। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, उसका सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, यानी एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 के दौर, ठीक है, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, ठीक है, सोशलिस्ट, फिर एक सेकुलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। तो सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी होता है अखंडता, ठीक है। ये शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो ये सब एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। स्टेट सर्विस कमीशन हो गया या छोटे एग्जामों में क्या पूछ लेगा कि ये 3 वर्ड दे देगा, ठीक है, एक दूसरा वर्ड दे देगा, बोल देगा कि कौन सा संविधान में पहले था ओरिजिनल संविधान में, या पूछ लेगा कि कौन सा वर्ड अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो आपको पता होना चाहिए सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लें। अब आगे बढ़ते हैं, पहले प्रियम्बल को देखते हैं, अब एक एक उसके बाद एक एक टर्म को हम लोग उठा के उसको अध्ययन करेंगे। अच्छा दोस्तों, कीवर्ड्स पे जाने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, या प्रस्तावना है, उससे हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं। अगर आप एक नज़र आप प्रियम्बल पे मारें तो आप क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। पहला, कि जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसके पास जो अथॉरिटी यानी जो पावर है वो कहाँ से आ रही है। तो आप अगर आप प्रियम्बल का पहले लाइन देखें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, तो अगर सोर्स ऑफ पावर क्या है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर या अथॉरिटी कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, ये पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या, पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग, ठीक है, ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। अब हम लिखते हैं कि दूसरी बात क्या पता चल सकती है, उसको ध्यान देते हैं। दूसरा पॉइंट में पता चल सकता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जो हमारा भारत देश है इसका नेचर क्या है। नेचर से जैसे अब संविधान आप पढ़ेंगे तो दूसरी लाइन क्या कहती है कि भारत सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी समाजवादी या समाजवाद यहाँ विचारधारा का होगा, सेकुलर होगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का जो फाउंडेशन या जो वैल्यू है क्या है, ठीक है, या मूल्य जो बोला जाता है कि क्या है। हमारे यहाँ सेकुलर सिस्टम फॉलो किया जाएगा, डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, हमारा यहाँ कोई हिटलरवाद या जैसे कोई तानाशाही नहीं है। तो ये कैसे आपको पता है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ है, ठीक है। तो एक तरीके से आप हमारे संविधान का नेचर बता सकते हैं। तीसरा है
कि संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब संविधान लाया गया तो किसी चीज़ के तो लाया गया होगा, ऐसे तो बनाया नहीं गया। उद्देश्य जब कोई आप कार्य क्या कोई काम करते हैं तो एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब मैच खेलते हैं तो जीतने के लिए खेलते हैं, ऐसे तो नहीं खेलते, या हो सकता है इंजॉयमेंट के लिए खेलते हो। ठीक है, तो हमें पता चलेगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो किसी चीज़ को कार्य करने का क्या वजह होता है। ठीक, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जैसे आप जानेंगे कि जस्टिस यानी न्याय करना है, किसी के साथ अन्याय ना हो। लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इक्वालिटी देना यानी जो बराबरी, ठीक है, ये भी देना है। और जो चौथी बात हमें पता चलती है, ठीक है, वो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कब है हमारा, जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम लोग सारे टर्म्स को ध्यान से देखेंगे। ये सोवरेन हो गया, संप्रभु, फिर सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, फिर डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, रिपब्लिक को गणराज्य बोलते हैं, जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, फिर इक्वलिटी मतलब समता या बराबरी, और अंत में है फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बंधुत्व। तो हम लोग इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। दोस्तों पहला कीवर्ड है, ठीक है, जैसे आप प्रेम्बल में पढ़ते होंगे आता है, वह है सोवरेन। ठीक है, सोवरेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संप्रभु, संप्रभु या संप्रभुता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि इंडिया किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी किसी पे आश्रित नहीं है। ठीक है, जैसे अंग्रेज़ों के समय क्या था, भारत देश तो था पर हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। ठीक है, वो डिसाइड करते थे कि हमारे देश में कहाँ रेलवे लाइन बनेगी, हम किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे। ठीक है, हम अपने मन से अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, जैसे अब अभी आपसे कोई पूछे कि जो हमारे भारत के राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो सोवरेन हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं। उत्तर प्रदेश मान लीजिए, हम कोई हमारा स्टेट है, ठीक है, वो सोवरेन है नहीं। मान लीजिए यूपी का मन करता है कि नेपाल पे वॉर कर दें, तो आप यूपी कैट कर सकता है नहीं। ठीक है, ये इंडियन पूरा जो यूनियन है, ठीक है, सारे स्टेट्स का मिलकर एक यूनियन, एक देश है, देश डिसाइड कर सकता है, एक स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता। यानी स्टेट इस मामले में सोवरेन नहीं है, अपने मन का नहीं कर सकता। पर हाँ, अगर ऐसे पूरी हमारा देश चाहे वो किसी से युद्ध कर सकता है, किसी से भी समझौता कर सकता है, किसी की भी टेरिटरी को अपने पास कब्जा कर सकता है, अपना कुछ हिस्सा उनको दे सकता है। तो ये सब चीज़ें सोवरेन मतलब होने का मतलब यही होता है कि जब आप अपने मन से, कोई देश अपने मन से अपनी नीतियाँ, अपनी पॉलिसीज़ को डिसाइड कर सकता है, उसी को बोलते हैं सोवरेन। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रेम्बल में सबसे पहला वर्ड मेंशन है कि हमारा देश सोवरेन है। ठीक है, हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ जानते हैं कि जितने भी कॉलोनीज ब्रिटेन के मतलब एक बार कॉलोनी रही हैं, जितने भी देश, वो ब्रिटेन चाहे तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा देश यूनाइटेड नेशंस का भी पार्ट है, ठीक है, सदस्य है। पर ये मतलब नहीं कि हम इनके हिसाब से चलेंगे, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से चलेंगे, हम चलेंगे अपने हिसाब से, भले हम सदस्य हैं। तो यानी किसी भी इंटरनेशनल बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी का सदस्य होना सोवरेनिटी पे खतरा नहीं है। ठीक है, आप सदस्य बन सकते हैं, फिर भी आप सोवरेन हो सकते हैं। सोवरेन कब आप नहीं रहेंगे, ठीक है, जब आप अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ठीक है, जैसे तिब्बत है, तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तिब्बत तो बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, पर वो अपने मन से कोई काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसकी सारी पावर लाई करती है चाइना के पास, तो तिब्बत एक सोवरेन कंट्री नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं सोशलिस्ट, कि सोशलिस्ट क्या होगा। अगला टर्म है दोस्तों सोशलिस्ट यानी समाजवाद। ये शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा ऐड किया गया था। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट फीचर थे ही नहीं। अगर आप डीपीएसपी को ध्यान से देखेंगे तो डीपीएसपी के कई प्रोविजंस सोशलिस्ट के बारे में ही हैं, चीज़ों के बारे में कि कैसे जो इनकम है उसको बांटा जाए, एक जगह इनकम कंसंट्रेशन ना हो। ठीक है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वर्ड के बनने के बाद से सोशलिस्ट होना स्टार्ट हुआ है। हमारा संविधान पहले से ही सोशलिस्ट की तरफ झुका हुआ था। ठीक है, जो सोशलिस्ट की जो अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक है, जो फीचर्स होते हैं उस संविधान में पहले से थे। अब ये सोशलिस्ट होता क्या है, तो दोस्तों जैसे ऐसा कुछ समझिए, हमारे देश में मान लीजिए जितने भी प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इनकम हो रही है, ठीक है, वह लोगों में बटे बराबर,
ये नहीं कि एक दो लोग ही को फ़ायदा मिल रहा है, बाकी जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है सोशलिस्ट। तो हमारे जो देश में सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, एक और सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है कम्युनिस्टिक। ठीक है, जैसे चाइना वगैरह में या रशिया वगैरह में, कि जहाँ पे सरकार ही सारा मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, वो डिसाइड करेगी कितना पैकेट बिस्किट बनेगा, कितना नहीं बनेगा। ठीक है, हर चीज़ नेशनलाइज होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकरण जिनका हो जाता है, हर चीज़ का हो जाता है। ठीक है, प्राइवेट वहाँ पे ओनरशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, पर हमारे यहाँ मिक्स है। ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर कुछ चीज़ें जो बहुत एसेंशियल है, जैसे रेलवेज हो गया, न्यूक्लियर हो गया, या कुछ बैंक्स वगैरह हो गए, वो अभी भी गवर्नमेंट ही चलाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट चला रही रेलवे, ठीक, तो वो प्राइस को ज़्यादा हाई नहीं करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं सोचेगी। ठीक है, वो सोचेगी ठीक है यार, थोड़ा घाटा सा लेते हैं, पर टिकट के प्राइस रीजनेबल रखेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं। पर यही मान लीजिए अभी कुछ हो, इंडस्ट्री रेलवेज का एग्जांपल ले लीजिए, उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। ठीक, तो जो बंदा खरीदेगा वो तो चाहेगा भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, तो उसको प्राइस को बढ़ा देगा। ठीक है, ट्रेनें उसी रूट पे चलाएगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, वो ऐसे रूटों पे चलाएगा नहीं कि जहाँ पे लोग ही नहीं आते हों। ठीक है, पर सरकार का तो मकसद होता है कि भाई लोगों सब तक पहुँचे, नॉर्थ ईस्ट तक ट्रेन लाइनें जाएँ, भले भी वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं है, उतना फ़ायदा ना होता हो। ठीक है, तो ये सब जो फीचर है ये है सोशलिस्ट फीचर। ठीक है, और उसके बाद अब अगला फीचर आता है सेकुलर। दोस्तों सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा देश उस समय सेकुलर नहीं था। ठीक है, बस क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से 28, तो उसमें पहले से ही सेकुलरिज्म की बात बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। बस ये है कि इसको डीपीएस, इसको प्रेमबल में जोड़ दिया गया। ठीक है, एक जो पहले इम्प्लिसिट था उसको एक्सप्लिसिट कर दिया गया। ठीक है, कि सबको दिखे दुनिया को, वरना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, इसके फीचर्स पहले से ही थे। ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन जो सेकुलरिज्म है उसकी खास बात जानते हैं क्या है, ये है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ठीक है, अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है कि जैसे एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है कि स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अलग है, रिलीजन अलग है। वो जो गवर्नमेंट यानी स्टेट है वो रिलीजन में बिल्कुल दखल नहीं देगा, रिलीजन अपना है, स्टेट अपनी जगह है। ठीक है, पर पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या है कि स्टेट सबकी मदद इक्वली करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपको मदद करनी ही नहीं है, रिलीजन को एकदम टच करना ही नहीं है, यहाँ पे आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई नीचे गिरा पड़ा है तो आप उठा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सब लोग गिरे पड़े हैं तो आप दुश्मन को भी उठाएंगे, दोस्त को भी उठाएंगे, सबको उठाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। ठीक है, ये बहुत ही खास बात है। अगला हम लोग आते हैं वो डेमोक्रेटिक। तो दोस्तों अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। दोस्तों ये वर्ड पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में था, ओरिजिनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में था। और लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास है, जनता के पास है। ठीक है, और ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें जो लोग होते हैं ना वो डायरेक्ट ही पावर अपने पास रखते हैं। ठीक, और इनडायरेक्ट है कि हाँ लोगों के पास पावर नहीं होता, लोग किसी को चुनते हैं। ठीक है, वह उनकी जगह जाके अपना काम करता है, जैसे हमारे यहाँ होता है इनडायरेक्ट कि हमने एमपी चुना। ठीक है, वही लोग एमपी लोग बाद में उनमें से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, वो पूरा काम करते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कुछ काम नहीं, पावर अपने पास नहीं रखते। हमारा सिर्फ एक काम है कि उनको चुनना, रिप्रेजेंटेटिव चुनना। डायरेक्ट में क्या है कि लोगों के पास डायरेक्ट पावर होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक आता है रेफरेंडम। ठीक है, क्या आता है, रेफरेंडम। फिर आता है इनिशिएटिव, फिर आता है रिकॉल, और लास्ट है प्लेबिसाइड। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया।
प्लेबिस्काइट, ठीक है। ये 4 तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, इनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों रेफरेंडम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बिल आई, ठीक है, तो अपने यहाँ क्या है, बिल पार्लियामेंट है, ठीक है, वहीं पे डिसाइड होती है, पास हो सकती है, फेल हो सकती है, जनता का कुछ उसमें रोल नहीं होता। पर यहाँ पे वो बिल रेफरेंडम लोगों के पास भेजी जाती है। लोग अपना, मान लीजिए लोगों के पास गई, लोगों ने अगर उसके फेवर में वोट कर दिया मेजोरिटी ने, तो वो पास हो जाएगी, ठीक है। लोगों ने अगर उसके अगेंस्ट वोट कर दिया तो वो नहीं पास होगा, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है, जैसे मान लीजिए जनता को लगता है कि यार कुछ इस मामले में कानून होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनता को लगने लगा कि यार जो लोग 50 या 60 से ऊपर गाड़ी चलाते हैं उन पे एक फ़ाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यार इस पे कानून लाओ या इस पे मत लाओ, ठीक है। हमारे जो मंत्री एमपीज हैं वो लाते हैं, ठीक। पर इनिशिएटिव में क्या होता है कि जनता खुद बोल सकती है कि लो भाई इस मामले पे कानून लेके आओ, ठीक है। तीसरा है रिकॉल। रिकॉल है कि जब जनता, मान लीजिए कोई एमपी चुना गया, ठीक है, उसने परफॉर्म नहीं किया या उसने काम नहीं किया, तो उसको वापस ही बुला सकते, 5 साल नहीं रहने देना है, पहले ही वो बुला लेना है, ठीक है। ये है रिकॉल। और चौथा है प्लेबिसाइड, ठीक है। इसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है, ये ज़्यादातर उसके मामले में होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको पावर दी गई थी कि आप भाई प्लेबिसाइड कराइए, आपको इंडिया रहना है कि पाकिस्तान रहना है, ठीक है। तो डायरेक्ट लोगों से ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हैं। पर हमारे जो इंडिया में ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री क्या मतलब, जो संसदीय डेमोक्रेसी है, ठीक है। संसद होता है, वहाँ एमपी चुने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ होता है, ठीक है। हर, जैसे हमारे देश में क्या है, कुछ एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है, वहाँ से एक एमपी चुन के जाता है, ठीक है। तो वह उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ क्या है, जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है, ठीक है, वह लेजिस्लेटिव के प्रति जिम्मेदार है या जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, जो रूलिंग पार्टी एक तरीके से। और लेजिस्लेटिव में क्या है, पूरे सांसद, ठीक है। इसमें जो नहीं रूलिंग है, चाहे रूलिंग है, जितने भी 550 सीट्स की हाउस होती है, ठीक है, वो सब लेजिस्लेटिव होते हैं। और इसमें से जो रूलिंग पार्टी क्या है, जो मंत्री कह लें, ठीक है, जो एक्चुअल में काम करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जब तक उसके उसके पास लेजिस्लेटिव का कॉन्फिडेंस है तभी तक है, ठीक है। एक बार अगर वो लेजिस्लेटिव्स में उसका पावर, मतलब कॉन्फिडेंस हट गया, तो सरकारें गिर भी जाती हैं, आपने सुना होगा। तो ये हमारे यहाँ व्यवस्था है, ठीक है। अब अगला हम लोग आते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक, देखिए दोस्तों, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक क्या होता है कि गणतंत्र, ठीक है। हमारा देश गणतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे कोई राजशाही नहीं है कि राजा का लड़का ही राजा, राजा का लड़का ही राजा, राजा का लड़का ही राजा। ऐसा कोई हेरिडेटरी यानी वंश वंश से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो 2 टाइप की हो सकती है, ठीक है। एक जगह है मोनार्की वाली हो सकती है, ठीक है, जैसे इंग्लैंड में है, भले वहाँ पे पीएम वगैरह होते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है, पर जो हेड है, ठीक है, स्टेट का, वह क्वीन होती है, ठीक है, वो एक हेरिडिटरी पोजीशन है। पर हमारे यहाँ क्या है, रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हेड बन सकता है, ठीक है, कोई इसका हेरिडिटरी से संबंध नहीं है। तो रिपब्लिक यही होता है, ठीक है। अब अगला आते हैं जस्टिस की, जो वर्ड में, तो दोस्तों हमारे पास जस्टिस को क्या बोलेंगे, न्याय, ठीक है। हमारे संविधान में न्याय की व्यवस्था है, ठीक है। वो किस स्तर पे हो सकती है, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, ठीक है। तो यानी हमारे संविधान में इन तीनों चीज़ों के न्याय के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। सोशल न्याय मतलब कि ये नहीं कि किसी के साथ कोई अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, नहीं, ठीक है। सोशल लेवल पे सबको इज्जत बराबर मिले, ये नहीं कि, ठीक है, आप कास्टिज्म को बरकरार नहीं रखा गया है, अनटचेबिलिटी को बरकरार नहीं रखा गया है, ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया गया, क्योंकि लोग इक्वल हैं, सोशल लेवल पे सबको न्याय मिले। ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था ऐसी रखी जाती, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है कि ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वेल्थ है, यानी जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इक्विटेबल यानी बराबरी में बटे। ये नहीं कि एक राज्य है उसको उस पर सबसे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, बाकी कोई राज्य है उस पर कुछ खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटिकल है, ये नहीं कि कुछ ही खास वर्ग के लोग को ही सारी पावर मिल रही है, ठीक है, वही नेता लोग, वही मंत्री, वही सब पोजीशन पे रह रहे हैं, बाकी वर्गों को कुछ नहीं रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो ये हमारे संविधान में ऐसा नहीं किया गया, सबको इक्वल, ठीक है। सोशल न्याय जस्टिस भी दी गई है, इकोनॉमिक जस्टिस भी और पॉलिटिकल जस्टिस भी, ठीक है। अब अगला आता है लिबर्टी
इसके बाद, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिबर्टी। देखिए दोस्तों, लिबर्टी मतलब होता है कि आपके पास स्वतंत्रता है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब, शाब्दिक मतलब यही होता है कि आप पे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है इंडिया में। इंडिया में आपके पास फ्रीडम होती, कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। बोलने की भी आज़ादी है, ठीक है। हर तरीके से स्वतंत्रता है, ठीक है। तो हमारे जो संविधान में लिबर्टी मतलब यही होता है कि कोई रोक टोक नहीं है किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत, किसी बंदे पे, ठीक है। और साथ में ही जो इंडिविजुअल यानी जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है उनको और अच्छा कैसे किया जाए इस पर भी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो हमारे जो प्रेम्बल में जितने भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनको स्वतंत्रता किस चीज़ की दी गई, थॉट की, ठीक है, कि वो कोई भी थॉट अपना विचारधारा रख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस यानी अपने आप को व्यक्त किसी भी रूप में कर सकते हैं, उसकी भी आज़ादी है। वो कुछ भी बिलीफ उन वो रख सकते हैं, ठीक है। फेथ, ठीक है, और वर्शिप, ठीक है, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो यही सब जो हमारे संविधान में ये स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है, ये लिबर्टी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और ये जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये बातें उठ के आई थी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, लिबर्टी अगर आपसे कोई पूछे कहाँ से आया है, ठीक है, तो जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़, अभी इक्वलिटी हम आगे देखेंगे। अब लिबर्टी आपको आशा करते हैं समझ में होगा, अब इक्वलिटी आती है। तो दोस्तों, इक्वलिटी मतलब क्या है कि समता का अधिकार है, ठीक है। हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात की गई, ये नहीं कि किसी वर्ग को खास तवज्जो दी गई हो, किसी को नहीं दी गई हो, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन भी इक्वलिटी का ही एक तरीके से रूप है। मान लीजिए कोई पीछे है, ठीक है, और कोई बंदा आगे है, तो इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। पर अगर आप जो पीछे है, ठीक है, उसको आगे ला देते हैं, इसके बराबर ला देते हैं, तभी तो इक्वलिटी होगी, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये है, ठीक है, किसी के पास 0 रुपये है, आप बोले कि जाओ मार्केट में कुछ खा के आओ, तो ये कुछ खा पाएगा? नहीं खा पाएगा जब तक आप इसको भी कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। आप इसको, तो हम लोग इसको 100 को 0 नहीं करते हैं, इसको वहीं रहने देते हैं, इसको 100 देते हैं, तो दोनों को तब बराबरी पिलाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको 100 वाले को 50 कर देते, इसको इसका 50 इसको दे देते, तब आप बोल सकते थे कि इक्वलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका वहीं पे रहने दे रहे हैं, हमने इसको 100 दे दिया, ठीक है। तो इसको हमने एम्पावर किया, ठीक है, तो यही इक्वलिटी का रूप है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन वगैरह हैं, ठीक है सब। तो अब आगे आते हैं अगला कॉन्सेप्ट की वर्ड पे, और अगला जो टर्म है वो है फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये है कि एक भाईचारे का जो फीलिंग है, ठीक है, ये साथ में इसको बाद में 51A, आर्टिकल 51A यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी ये चीज़ें जोड़ी गई। फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में भी है और उसमें भी है, ठीक है, कि हमारे जो समाज में है, ठीक है, एक कॉमन ब्रदरहुड हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई रिलीजन के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई क्या कहते हैं, जाति वगैरह के नाम पे एक कोई एकता नहीं हो पा रही है, बस मतभेद है। नहीं, हमारे संविधान में ये बात की गई है कि लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ठीक है, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी के होने के बावजूद भी एक यूनिटी रहे, कॉमन ब्रदरहुड रहे, ठीक है। तो ये वर्ड जोड़ा गया है, तो फ्रेटर्निटी मतलब हो जाता है कि भाईचारा। अब